Hello guys. Today we are going to start with this introductory macroeconomics, Unit 1 का Chapter 1. That is Introduction to Macroeconomics. इसमें dive in करने से पहले let us understand कि economics क्या होता है. See, you all have studied what is economics फ्रॉम लाइक कह लो कि सेमेस्टर 1 से आप वो चीज करते आ रहे हो. इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी में लोग कैसे बिहेव करते हैं उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट? बिकॉज हमारे रिसोर्सेज स्कार्स है. हम स्केर्स रिसोर्सेज के चलते हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, क्या चॉइसेस लेते हैं कि व्हाट टू बाय, व्हाट नॉट टू बाय, हाउ मच टू बाय. ठीक है, तो हाउ मच नॉट टू बाय, ये सारे डिसीजंस स्केर्सिटी के चलते हुए, एक कंस्ट्रेंट है, स्केर्सिटी हमारा कंस्ट्रेंट है, उसके चलते हुए ह्यूमन कैसे बिहेव करता है. दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स टेल्स अस, राइट? अब इकोनॉमिक्स को दो लेवल्स पे स्टडी किया जाता है, एक माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे, राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स यू हैव डन इन सेमेस्टर 1. क्या आपने माइक्रो लेवल पर चीजें पढ़ी? एक हाउस होल्ड के बारे में पढ़ा, एक हाउस होल्ड कैसे डिसीजंस लेता है, छोटी छोटी इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ा, राइट? अब वही इन सेमेस्टर 2 यू विल स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्रो लेवल पर, अग्रीगेट लेवल पर, बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, एक इकोनॉमी एज अ होल कैसे डिसीजंस लेती है. सो दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट. सो लेट अस स्टडी इन अ वेरी फॉर्मल लैंग्वेज कि व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट. सबसे पहले यू ऑल्सो नो दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर है दैट इज एडम स्मिथ. बेसिक है, ये पता होना चाहिए. मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है? सो मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर and performance of national economies and of the policies that government use to try to affect economic performance. अब इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं. इन बहुत सारी चीजों से मिलकर ही मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बनती है. सबसे पहले स्ट्रक्चर्स की स्टडी. सी, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्ट्रक्चर्स की स्टडी को अग्रीगेट लेवल पे करता है. पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्ट्रक्चर्स की स्टडी इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे. लाइक हम एक हाउस होल्ड की बात कर रहे थे, छोटी छोटी यूनिट्स की बात कर रहे थे, कि इंडिविजुअल की बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है. हम बेसिकली दो गुड्स को अज्यूम कर रहे थे. पूरी इकोनॉमी में कितनी सारी गुड्स की प्रोडक्शन होती है, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही एक या दो गुड्स को अज्यूम कर रहे थे. तो जब स्ट्रक्चर की स्टडी बहुत ही माइक्रो लेवल पर होती है, स्मॉल लेवल पर होती है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. वही अगर स्ट्रक्चर की स्टडी मैक्रो लेवल पर होती है, लार्ज अग्रीगेट लेवल पर होती है, अग्रीगेट बिहेवियर देखा जाता है ह्यूमंस का, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. बस सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है, और भी चीजें हैं डेफिनेशन में. फिर मैक्रो लेवल पर, अब उस टाइम पर हमने माइक्रो लेवल पर हाउस होल्ड देखा, छोटी छोटी, लाइक ठीक है, डोमेस्टिकली हम देख रहे थे, बहुत इंडिविजुअल लेवल पर देख रहे थे हम चीजें. लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी, बेसिकली इकोनॉमी एज अ होल की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमी एज अ होल की बात हो रही है. तो यहाँ पे इकोनॉमीज की परफॉर्मेंस देखी जाती है होल लेवल पर, इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पर, लार्ज लेवल पर. नेशनल इकोनॉमीज देखी जाती है, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि इकोनॉमीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं, इकोनॉमीज एक्सपैंड कर रही हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं. ठीक है, तो ऐसे एक्सपैंड कब करती हैं कि मतलब जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी खासी हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना. तो लोग, अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है, इन्फ्लेशन एक स्टेबल, एक फेयर रेट पर चल रही है, तो तब इकोनॉमीज अच्छे से ग्रो कर रही है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो एक्सपैंड कर रही है, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट कि इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब वहाँ पर इतना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है, जीडीपी में कुछ एडिशनल चीजें हो ही नहीं रही हैं, क्योंकि जीडीपी तभी बढ़ता है ना जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं.
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो वो सारी चीजें वो मतलब बिल्कुल ही कह लो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इकोनॉमी कम हो रही है, परफॉर्मेंस बहुत गिर रही है इकोनॉमी की। तो एक तो ये पार्ट हो गया, हमने समझ लिया कि मैक्रो लेवल पर अग्रीगेट बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस को एंड स्ट्रक्चर को मैक्रो लेवल पर स्टडी किया जाता है। नेशनल इकोनॉमीज की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि वो एक्सपैंड कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज का यूज देखा जाता है। ठीक है, ये दो पार्ट्स कर लिए हमने। अब नेक्स्ट चीज है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को यूज किया जाता है ताकि इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए हम। अब अगर इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, राइट, तो क्या चीज होगी कि अब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं हो रही है, कुछ डिमांड ही नहीं है, ठीक है, डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही जीरो है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कहाँ से होगी, राइट? डिमांड ही नहीं है तो कैसे होगा चीजें? तो गवर्नमेंट खरीदना शुरू करेगी, गवर्नमेंट परचेजेस करना शुरू करेगी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट परचेजेस करना शुरू करेगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, तो अपने आप इकोनॉमी एक्सपैंड करना शुरू कर देगी। तो गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है, ठीक है, गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है ताकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कह लो कि इम्प्रूव किया जा सके। तो काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि दो तरीके की पॉलिसीज़ होती है बेसिकली, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। उस चीज़ों को, उन दोनों पॉलिसीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली आप ये समझ लो कि गवर्नमेंट की दो तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसीज़ से जो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी जाती है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो स्ट्रक्चर की स्टडी हो मैक्रो लेवल पर, नेशनल इकोनॉमीज की परफॉर्मेंस को देखा जाए, वो एक्सपैंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज का यूज केस देखा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को किस तरीके से यूज किया जाता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ये सभी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती हैं। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर नाउ। अगर आपको, देखो, अगर आपको एक एक चीज का मतलब नहीं पता होगा ना कि अच्छा ये स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर की स्टडी, नेशनल इकोनॉमीज की परफॉर्मेंस, किस तरीके की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, ये अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो आप इस डेफिनेशन को या किसी भी चीज को, जब आपको एक एक वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि ओके, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, मैक्रो लेवल पर स्टडी करना है, नेशनल इकोनॉमीज की परफॉर्मेंस एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, गवर्नमेंट की भी दो पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। नाउ द सो नाउ दैट द मीनिंग्स आर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि ओके स्ट्रक्चर का ये है एंड सो ऑन, यू आर नाउ क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट इन ब्रीफ, ठीक है, डेफिनेशन के लेवल पर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब एक इकोनॉमी है, राइट, अब एक इकोनॉमी में इश्यूज तो आते होंगे ना। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं उनको मैक्रो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ठीक है, मैक्रो लेवल पर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं उनको मैक्रो इकोनॉमिस्ट कहते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि माइक्रो लेवल पर किस तरीके की इश्यूज से डील किया जाता है इन सेमेस्टर 1। अब हम ये देखेंगे कि मैक्रो लेवल पर जब हम नेशनल इकोनॉमीज की बात करते हैं, जब हम पूरी एक स्टेट की, सिटी की एक प्रॉपर एक मैक्रो लेवल पर बात करते हैं, ठीक है, कितने सारे इंडिविजुअल्स की इकट्ठे बात करते हैं, तो तब किस टाइप की इश्यूज को एड्रेस किया जाता है, ये हम तब किस टाइप की इश्यूज मैक्रो इकोनॉमिस्ट बेसिकली एड्रेस करते हैं, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेट अस सी किस तरीके के इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। सी, ये आपकी बुक में ना काफी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें ना यूएस की एग्जांपल्स दी हुई है, वो आपकी जैसे आप इंडिया में रह रहे हो तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आई विल गिव यू कुछ इंडिया के रिलेटेड एग्जांपल्स ताकि आप इन सब इश्यूज को समझ पाए। ये इश्यूज जो है आगे जैसे आप चैप्टर्स करेंगे, सभी इश्यूज का आपको सॉल्यूशन, किस तरीके से इन इश्यूज को हैंडल किया जाता है, आपको सब कुछ मिलेगा। फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरीके के इश्यूज मैक्रो इकोनॉमिस्ट एड्रेस करते हैं। देखो, सबसे पहला कि व्हाट डिटरमाइंस अ नेशंस लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। नेशन की लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन डिटरमाइन करता है?
कौन करेगा भाई? कोई इंसान तो नहीं होगा ना जो डिटरमाइन करेगा। नेशन तो तभी ग्रो करेगा ना अगर वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है। नेशन कब ग्रो करता है? जब जीडीपी ग्रो करता है। जीडीपी कैसे ग्रो करेगा? अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कब होगी? जब डिमांड होगी। अब अगर लोग डिमांड करें, लोग कब डिमांड करेंगे? जब लोगों की जेब में पैसा होगा। ठीक है, अगर लोगों की जेब में पैसा है, लोग डिमांड करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिससे पैसा जनरेट होगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, लोग फिर से एक्सपेंडिचर करेंगे, दिस साइकिल गोज ऑन। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर होगी तो इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, लॉन्ग रन में ये सभी चीजें होती है, डिमांड क्रिएट होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो ये सभी चीजों से जब लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो ये डिटरमाइन करता है नेशन की लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखो, 1991 के पहले क्या था कि इंडिया बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी था। जैसे आपने अपने ट्वेल्थ में, जिन लोगों ने ट्वेल्थ में जिन बच्चों ने ट्वेल्थ में इंडियन इकोनॉमी पढ़ी, उनको पता होगा कि 1991 के पहले इंडिया बहुत एक स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी थी, जब जमींदारी सिस्टम था, बहुत अच्छे से इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी। जो डी कह लो कि, मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है उसको खत्म कर दिया गया था। तो इंडिया 1991 के पहले बहुत ज्यादा कह लो कि आई थिंक सो दैट वर्ड वाज डिस्ट्रक्चराइजेशन, उसको इंडिया को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 1991 के पहले। तो इंडिया की बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी थी। ठीक है, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद, प्राइवेटाइजेशन के बाद और ग्लोबलाइजेशन के बाद जब एलपीजी नाम की पॉलिसी आई, तो इंडिया की ग्रोथ में थोड़ा सा बढ़ावा देखने को मिला, इकोनॉमी ओपन हुई। ठीक है, ग्रोथ बढ़ी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, पर कैपिटा इनकम बढ़ी। ठीक है, सारे हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़नी शुरू हुई। तो लॉन्ग रन में पहले स्लो ग्रोइंग थी, फिर उसके बाद पॉलिसीज आई गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, उसके बाद इकोनॉमी ने ग्रो करना शुरू किया। तो लॉन्ग रन में ये सभी चीजें हैं जो मिलकर नेशन की लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करती हैं। अब यूएस की एग्जांपल आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो ये 1991 वाली अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज नेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटी टू फ्लक्चुएट? अब किस वजह से नेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लक्चुएट करती है? देखो क्या चीज होती है कि जो नेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, अब उसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। कभी कभारी चलो डिमांड नहीं हुई तो प्रोडक्शन कम हो गई। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमीज जो है वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, जहां पर मैंने यहाँ पर परफॉर्मेंस में इस पॉइंट की बात करी थी। तो क्या चीज होती है बेसिकली कि एक नेशन की जो इकोनॉमी है वो फ्लक्चुएट करती रहती है बिजनेस साइकिल्स की वजह से। अब इस वर्ड को आप आगे कह लो कि पढ़ोगे, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ इस चीज को समझने के लिए कि 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, इंडिया की जो ग्रोथ थी वो स्लो हो गई थी, इफ यू नो। ठीक है, 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, इंडिया की ग्रोथ ना बहुत स्लो डाउन हो गई थी, जिसके कारण एक्सपोर्ट्स गिर गए थे। ठीक है, एंड इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना थोड़ा से फ्लक्चुएशन आ गई थी, उसमें अनसर्टेनिटी आ गई थी, बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहा। तो ये ये दिखा रहा है कि एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से, ठीक है, डिमांड अगर गिरती है तो उन चीजों की वजह से, ये फ्लक्चुएशंस की वजह से नेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा ठहराव देखने को मिलता है, स्टेबिलिटी देखने को मिलती है।
स्टेबिलिटी भी नहीं, मतलब एकदम ऐसे रुक जाती है इकोनॉमी, मतलब स्लो डाउन हो जाती है, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, तो वो सब चीजें देखने को मिलती है इन फ्लक्चुएशंस के कारण, ठीक है। तो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, व्हाट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि आप ये समझ लो, अरे बहुत रीसेंट एग्जांपल ही है कि आपकी इंडिया में कह लो कि अपने इंडिया में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके की देखी जाती है। मैंने आपको बोला था, आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी कि जब आप आपकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करे तभी एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो आपने पढ़ा था कि किस किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, साइक्लिक होती है, स्ट्रक्चरल होती है, इन तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो आजकल इंडिया में जो चीज़ देखी जा रही है दैट इज मोर लाइक ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, कि बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं कि मतलब कह लो कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, उन चीज़ों को यूज़ करने, मशीन इतनी एडवांस्ड है कि उसको यूज़ करने के लिए वैसी स्किल्स चाहिए जो अ, बंदा जॉब ढूंढ रहा है उसके पास वैसी स्किल्स नहीं है, तो वो इसलिए अनएम्प्लॉयड है। तो कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का क्योंकि डिमांड नहीं है, इसलिए लोगों को एम्प्लॉय नहीं करा जा रहा है, फर्म्स जो हैं वो निकाल रही हैं लोगों को, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो कौन से ऐसे रीजंस है जो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज करते हैं, वो उसको हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। प्राइजेस जो है वो किस वजह से राइज होते हैं, इसका मतलब है प्राइजेस क्यों राइज होते हैं, दैट इज उसको कंसेप्ट को उस फॉर्मली उसको कह लो कि इन्फ्लेशन कहते हैं। ओवर द टाइम प्राइजेस में राइज देखने को मिलता है। हो सकता है कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि अनियन के प्राइजेस में क्यों राइज आता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर मौसम की वजह से क्रॉप फेलियर हो गया है, ठीक है, क्रॉप फेलियर अगर हो गया है तो उसकी वजह से अनियन के प्राइसेस जो है वो राइज कर गए, ठीक है। तो कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से प्राइसेस राइज कर गए, जैसे मैंने आपको अनियन की एग्जांपल दी, तो उस चीज़ों को भी हम डेप्थ में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिस्ट इन इश्यूज को भी देखता है। मैक्रो इकोनॉमिस्ट के अभी हमने किस किस तरीके के इश्यूज को देखता है, अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट चीज है कि हाउ डज बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम अफेक्ट नेशन इकोनॉमीज। जैसे कि बहुत रीसेंट एग्जांपल ले लो, आजकल न्यूज में भी ये चीज आ रही है कि अगर देखो, चलो ये भी सारी चीजें छोड़ो कि ऑयल के प्राइसेस राइज कर जाते हैं, जैसे हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, अगर रशिया में ऑयल, अगर कह लो कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ओपेक जो है, ठीक है, वो अगर ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा दे तो इंडिया के ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, इंडिया के ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कैसे हम जैसे ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है, ग्लोबल इकोनॉमी मतलब ट्रेड होता है, राइट, ओपन इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट होने का मतलब ओपन इकोनॉमी है हम, ठीक है। और ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, ओपन इकोनॉमी में ट्रेड होता है, और अगर हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करवाते हैं और अगर ऑयल की प्राइसेस सपोज करो कि बढ़ जाते हैं, तो हमारे ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी नेशन की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी, इस लाइन का मतलब यही कि ऐसे ही ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट होने की वजह से नेशन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, अफेक्ट करता है उसके सिस्टम को। तो इन इश्यूज को भी मैक्रो इकोनॉमिस्ट एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट चीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को यूज किया जाता है नेशन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब गवर्नमेंट की किस तरीके की पॉलिसीज है, मैंने आपको ऊपर बताया था, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इन पॉलिसीज को यूज किया जाता है नेशन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट स्कीम आई थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था, जिसने गारंटी किया था कि रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिससे रूरल इनकम को सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली जब कम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है। तो कह लो कि ये दिखाता है कि ये जो एमजीएन रेगा आई थी, ये फिस्कल पॉलिसी के अंडर है, तो इसने डिमांड को बूस्ट किया था और अनएम्प्लॉयमेंट को फाइट करने में हेल्प किया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, तो इससे भी नेशन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, राइट। तो
जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस तरीके के भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन को भी सपोर्ट करते हैं, किस तरीके की इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है पॉलिसीज को यूज करके, इन सभी चीजों को मैक्रो इकोनॉमिस्ट एड्रेस करते हैं। तो ये सभी जो इश्यूज हैं दीज आर एड्रेस्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिस्ट, राइट। अब हम नेक्स्ट चीज पे डाइव इन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम सभी चीजों को, सभी इश्यूज को एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ से। देखो, अब क्या चीज होती है कि हमारा जो वर्ल्ड है, राइट, हमारे अर्थ पे कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं कि डेवलप्ड हो चुकी हैं, ठीक है। मतलब उन कंट्रीज में सब अच्छा है, उसकी उस कंट्री की एवरेज लोगों की कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री से तो बहुत अच्छी है। मतलब इंडिया का गरीब और अगर हम यूएस के गरीब को कंपेयर करें तो बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूएस का गरीब डेवलप्ड कंट्री से बिलोंग करता है, इंडिया का गरीब डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करता है। तो उनकी एवरेज कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफर करेंगी। वाइड गैप देखने को मिलता है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के सिटीजन्स में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में। जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है, इंडिया की एवरेज लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो यूएस के लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। तो एक वाइड गैप देखा जाता है। डेवलपिंग कंट्री का एग्जांपल आप ले लो इंडिया, डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल आप ले लो यूएस, ठीक है। तो क्या चीज होती है कि डेवलप्ड नेशंस, अब क्या चीज है कि डेवलप्ड नेशंस का एक सस्टेन्ड लॉन्ग रन ग्रोथ है, जिसने कह लो कि मतलब डेवलप्ड नेशंस में डिमांड भी जनरेट होती रहती है, प्रोडक्शन भी होती रहती है। तो एक सस्टेन्ड वे से, सस्टेनेबल वे से एक ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण उनकी पॉपुलेशन जो है वो हायर इनकम वाली साइड जा चुकी है, उनके पास पैसा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हमसे बेटर है डेवलपिंग कंट्रीज से, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बहुत अच्छी हैं। वहीं अगर मैं डेवलपिंग नेशंस की बात करूं तो वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं एक बेसिक नेसेसिटी वाली जिंदगी के लिए। वहां पर कंसिस्टेंट ग्रोथ है ही नहीं, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, इतना ज्यादा शॉर्ट रन में बिजनेस साइकिल से गुजरना पड़ रहा है, स्लो ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण हमारा जो एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो डेवलपिंग नेशन स्टिल स्ट्रगल कर रही हैं। डेवलपिंग नेशंस मतलब पुअर कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, जैसे मतलब डेवलपिंग नेशंस में मोस्ट ऑफ द लोगों की कंडीशन पुअर है। ये कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया, जो मैंने कंपैरिजन किया डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में, जो मुझे कंपैरिजन है ना, ये मुझे ये दिखाता है कि कैसे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, वो कैसे लोगों पर इम्पैक्ट डालती है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पर इम्पैक्ट डालती है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक माइक्रो लेवल की एग्जांपल लेते हैं। आपके घर का क्या हाल है, ये डिटरमाइन करेगा कि आपके घर में पैसा कितना आ रहा है, फाइनेंशियली हो गया, राइट। फाइनेंशियल एस्पेक्ट दे रहे हैं, देख रहे हैं आपके घर में कमाने वाले आपके पापा हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, और आपके चाचू हैं। लेकिन आपका थोड़ा किसी रीजन के चलते काम बंद हो जाता है, आपका काम खराब हो जाता है, जिसके कारण आपके घर में इतना पैसा नहीं आ रहा है, आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर पाते हो। ये तो मैंने इंडिविजुअल लेवल की बात बताई। अगर वही चीज मैं इकोनॉमी के लेवल पर, इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पर देखो, किसी रीजंस के चलते, कुछ फ्लक्चुएशंस के चलते हमारी इकोनॉमी में उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, पैसा जनरेट नहीं हो पा रहा है, लोग काम नहीं कर पा रहे, लोगों के जेब में पैसा नहीं जा रहा है, डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड ही अफेक्ट होंगे ना। अगर इंडिविजुअल लेवल पर उस फैमिली, वो फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड, जो पहले पैसे आते थे, क्या वो गुची, फेंडी, ये सब खरीदते थे, अब वही वो प्यूमा की जगह पमा पे पहुंच गए हैं, है ना। तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अफेक्ट हो गया ना कितना। तो अगर ये चीजें इंडिविजुअल लेवल पर हो रही है, माइक्रो यूनिट्स की एग्रीगेशन से ही तो मैक्रो बनता है ना। तो अगर मैक्रो लेवल पर ये चीज हो रही है तो वो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, पूरी इकोनॉमी की लिविंग स्टैंडर्ड्स को इफेक्ट करेगा ओवर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब जो मेरी डेवलपिंग नेशंस है,
वो रिच क्यों है, सॉरी जो डेवलप्ड नेशंस है वो रिच क्यों है? बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा पॉइंट उनकी लाइफ में आया होगा कि उन्होंने एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखे होंगे, है ना? मतलब ऐसा डेवलप्ड नेशंस की जिंदगी में ऐसा पॉइंट आया होगा। अब सपोज करो कि मेरी फैमिली रिच क्यों है, बिकॉज मेरी फैमिली के जिंदगी में ऐसा पॉइंट आया होगा जब मेरी फैमिली ने खूब पैसा कमाया होगा, खूब ग्रोथ हुई होगी मेरे अ, घर में, कि मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा बन गया, है ना? तो यही अगर इस चीज को मैं मैक्रो लेवल पर देखूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आए मेरी लाइफ में, उस कंट्री की लाइफ में, कि उन्होंने एक लंबा पीरियड, एक लॉन्ग रन का पीरियड देखा जिसमें उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई। इसके कारण वो नेशंस बाकी नेशंस के कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलप्ड है। बट वही अगर मैं बात करती हूँ डेवलपिंग नेशंस की, तो डेवलपिंग नेशंस ने यहाँ तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी ये चीज, है ना? अब मैं वही मेरे घर की एग्जांपल ले लेती हूँ। डेवलप्ड के केस में तो मैंने ले ली कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा कि खूब पैसा आया, लेकिन वही अगर मैं सोच लूँ कि मेरे घर ने यहाँ तो कभी ये चीज एक्सपीरियंस ही नहीं करी, ठीक है? या तो जब एक्सपीरियंस करी तो कुछ ऐसा हुआ कि वो जो एक्सपीरियंस किया था वो भी कैंसल आउट हो गया, मतलब ना के बराबर उसका इम्पैक्ट पड़ा। मतलब सपोज करो कि मेरे पास जो पैसे आए मैंने सारे खर्च लिए, है ना? तो मैंने संभाला नहीं उस चीज को, मतलब मेरे ग्रोथ मेरी कैंसल आउट ही हो गई, ऑफसेट ही हो गई डिक्लाइन से। तो या तो कभी मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, या तो ये सिचुएशन हो गई। तो इसलिए वो नेशन इतनी पिछड़ी हुई है, इतनी ज्यादा बैकवर्ड है फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन। तो इस रीजन की वजह से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, किसमें? लिविंग स्टैंडर्ड्स में। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में ओवर द लॉन्ग टर्म डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इसी वजह से। तो जब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अगर पॉजिटिव तरीके से अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। हर चीज का इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है, इकोनॉमी में जो भी चीजें चल रही हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द थिंग, कि लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन हुई, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए लोगों के। तो ऐसे, जैसे यहाँ पर आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है, फिगर 1.1। इसमें ना यूएस इकोनॉमी का सिंस 1869 ग्रोथ दिखाया गया है। अब आउटपुट में ग्रोथ का मतलब क्या? मतलब प्रोडक्शन बढ़ना, फिजिकल वॉल्यूम बढ़ना प्रोडक्शन का। क्या चीज होती है? अब इसको एक फ्लो से समझते हैं। देखो, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो मतलब काम करने वाले अब लोग ज्यादा हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, काम करने वाले अब लोग ज्यादा हैं। आउटपुट कैसे ग्रो करता है मैं आपको ये बता रही हूँ। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, अब काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, फर्म्स हायर करेंगी, फैक्ट्रीज वगैरह हायर करेंगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ रही है। प्रोडक्शन बढ़ रही है मतलब आउटपुट बढ़ रहा है ना? आउटपुट बढ़ रहा है मतलब जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। तो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो लोग डिमांड भी तो करेंगे ना। वर्कर तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लोग डिमांड भी करेंगे। तो जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है एंड देन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे यूएस में सिंस 1869 हो रहा था। ठीक है, कैसे इंप्रूव हुई, लॉन्ग रन ग्रोथ देखने को मिली, इसीलिए तो यूएस एक डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब यहाँ पर क्या चीज हुई कि यहाँ पर अवेलेबल नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा है, जिसके कारण जो मेरा आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, मतलब जैसे कि एक लैंड कह लो, उस लैंड की कैपेसिटी 10 वर्कर्स की है। पहले उसमें एक वर्कर आया तो गिना चुना काम ही हो रहा है, फिर 5 आए, काम और बढ़ा, प्रोडक्शन और बढ़ी, पूरे 10 के 10 आ गए और प्रोडक्शन बढ़ी। तो पर यूनिट ऑफ लेबर, पर यूनिट, पर हर एक, पर यूनिट ऑफ लेबर, क्या लेबर, कितना अमाउंट ऑफ लेबर दे रहा है, कितना मतलब मैं आऊंगी, मैं कुछ अमाउंट ऑफ काम करूंगी, लेबर करूंगी, कुछ घंटे लगाऊंगी, कोई और आएगा वो भी अपना कुछ
योगदान देगा काम करने में। लेबर मतलब उसने काम किया, वर्क दैट इज बीइंग डन, है ना, तो उसने कुछ अमाउंट ऑफ काम किया। तो ये ऐसे करते करते जो मेरा अमाउंट ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है गिवन द अमाउंट ऑफ लेबर, कितना लेबरर है जो काम कर रहा है, लेबर कर रहा है पर यूनिट, वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर की तरह काम करता है, कंट्रीब्यूट करता है इस इकोनॉमी की लॉन्ग रन ग्रोथ में। क्योंकि जितने ज्यादा वर्कर अवेलेबल होंगे, जितने ज्यादा वर्कर स्किल्ड होंगे अपने काम में, उतना ही ज्यादा काम अच्छे से होगा। और है ना, अब देखो ना, एक क्लास है, एक क्लास का एट द ईयर एंड में रिजल्ट आता है। अगर क्लास के बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। मतलब लेबर है, बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास का रिजल्ट उन्हीं से ही बनेगा। लेकिन क्लास का रिजल्ट भी तो उसी पे डिपेंड करेगा ना कि वो बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या अमाउंट वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो लेबर स्किल्ड होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है तो लेबरर्स को अडाप्ट करना आना चाहिए। पर बच्चा अगर आ रहा है तो पढ़ना चाहिए हर एक बच्चा, तभी जो रिजल्ट है, जो आउटपुट निकल के आएगा वो तभी इम्प्रूव होगा ना। तो अमाउंट ऑफ लेबर जो आ रहा है, द आउटपुट इज प्रोड्यूस दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दैट लेबर, वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर की तरह काम करता है। आई एम वेरी सॉरी, सिग्निफिकेंट फैक्टर की तरह काम करता है, जिससे लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, राइट। तो इसी से मेरा एक कंसेप्ट निकल कर आता है, दैट इज एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी। एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट जो लेबर की आई, हर एक जो लेबर आया पर यूनिट, पर एडिशनल यूनिट जो लेबर की आई, उन्होंने क्या आउटपुट प्रोड्यूस किया, दैट इज एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी। और इस पूरे कंसेप्ट में, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसेप्ट में, एक यही डेफिनेशन है जो आपकी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें जो मैंने ऊपर एडिशनल आपको समझाई हैं, ये कंसेप्ट था जो मुझे यहाँ पर लेकर आया एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी पर। ठीक है, अब यूएस में भी ऐसे ही कुछ होता है कि पहले लेबरर्स कम थे, फिर लेबरर्स और आने, पर यूनिट आनी आनी मतलब एडिशनल लेबर आना शुरू हुआ। ठीक है, तो ऐसे उनका जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ती गई। जैसे कि यहाँ पर एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी दिखाई गई है यूएस में सिंस 1900। देखो, आज का लेबरर ना, अब देखो क्या चीज़ है कि मैं अगर चलो कंपेयर करते हैं, आपके और आपके फादर को कंपेयर करते हैं। एक्सपीरियंस को अभी अभी अगर आप साइड पे रख दो, तो आपके फादर ने जो पढ़ाई करी उनके टाइम पर, वो आज की पढ़ाई के मुताबिक कुछ भी नहीं है। अब अगर आपके फादर को और आपको सामने खड़ा किया जाए, अगर आपकी भी स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं, तो आपने बहुत एडवांस चीजें करी हैं, और आपके फादर ने उस टाइम पर वो चीजें करी हुई हैं अपने टाइम पर। अब दोनों को अगर एक कंपनी में लगा दिया जाए, तो ज्यादा अच्छा काम कौन करेगा? जिसने एडवांस लेवल की पढ़ाई करी है, आपने, कंपैरेटिवली योर फादर। आपके फादर एक्सपीरियंस से, आपके फादर उस टाइम की गई पढ़ाई से काम करेंगे, और आप आजकल की पढ़ाई, जो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हो, जो आपने एडवांस लेवल की स्किल्स सीख ली हैं, आप उस तरीके से काम करोगे। तो आज का वर्कर ना बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, यू नो व्हाट। तो क्या चीजें फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए आउटपुट की ही प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है। आजकल का वर्कर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, जिसके कारण पर यूनिट जो लेबर आ रहा है वो और प्रोडक्टिव काम कर रहा है, और आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने अगर 10 यूनिट्स करी, तो मेरे से ज्यादा जिसमें स्किल्स हैं, जो मेरे से ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो 10 की 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। उसमें काम करने की और भी कैपेसिटी है। तो पर यूनिट आके कितना जो है अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो चीज। ठीक है, तो दैट इज व्हाट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से ही तो ग्रोथ होती है, प्रोडक्टिविटी से ही तो जीडीपी जनरेट होगा, जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, राइट। सो ये चीज, हमारी लर्निंग्स क्या है इसमें? देखो, मेन रीजन ये है कि कंट्री रिच या पुअर तब बनती है, वो उसके पर वर्कर क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, कितना फास्ट आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है।
एक तरफ रिच कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा अच्छा खासा पढ़ा लिखा लेबर है, बड़ा बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में, तो उतनी ही इकोनॉमी फास्ट ग्रो करेगी। वो उनके वर्कर्स पे डिपेंड कर रहा है। वही इकोनॉमी पुअर है, चाहे जितने मर्जी लेबर्स आ जाए ना, उनमें स्किल्स हैं, वो उतना ही कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उतनी कंट्री पुअर हो गई। तो ऐसे, तो अगर ओवर द लॉन्ग रन अगर वर्कर प्रोडक्टिव हो जाता है ओवर द टाइम, तो इकोनॉमी जो है मेरी ग्रो करती है। वर्कर्स पे ही डिपेंड करता है किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, वो वर्कर पे डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ग्रोथ डिपेंड करती है। हम एक को ही सिर्फ we cannot take all the factors into account, but what we know for now is that वर्कर्स और टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तब भी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तब भी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। जहां पर एक खराब मशीन कम प्रोड्यूस कर रही है, वहां पर एक अच्छी मशीन, एक अच्छी एडवांस मशीन ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। कंपैरेटिवली इन द पुअर इकोनॉमी जहां पर मशीन्स भी काम नहीं कर रही है, जैसे उनकी मरम्मत नहीं हो रही है, मेंटेनेंस नहीं हो रही है, वहां पर कम प्रोडक्शन होगा। राइट? आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। दैट्स वाई ग्रोथ किस चीज से डिटरमाइन होती है, ग्रोथ किस वजह से हो रही है, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आउटपुट पर वर्कर कम रहेगा, अगर पर वर्कर जो आ रहा है वो अगर कम चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, वो कम रहेगा, तो कंट्री पुअर ही रहेगी। इवन इफ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब देखो, वही मैं हूं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ, लेकिन स्मार्ट तरीके से नहीं। वो चीजें मैं, चलो एक यूपीएससी का एग्जाम ले लेते हैं। अब यूपीएससी का एग्जाम वही क्लियर कर पाएगा जो कंसिस्टेंट होगा, डेडिकेशन से काम करेगा, जो स्मार्टली और हार्ड वर्क तरीके से स्टडी करेगा, स्मार्ट वर्क भी करेगा, हार्ड वर्क भी करेगा। वही एक दूसरा स्टूडेंट है जो पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, अंडर द सन सब कुछ पढ़ी जा रहा है, हार्ड वर्क करी जा रहा है, प्रोडक्टिव तरीके से चीजें नहीं कर रहा, तो उसका आउटपुट भी उतना निखर के नहीं आएगा जितना मेरा आएगा या किसी और का आएगा जो उस तरीके से स्टडी कर रहा है। तो इसलिए ग्रोथ किस तरीके से होती है, उसके डिटर्मिनेंट्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। ग्रोथ किस तरीके से होती है, लेट अस स्टडी। देखो, ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स क्या है। सेविंग्स करके ग्रोथ होती है, इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ होती है। आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पता लगेगा कि सेविंग्स करके कैसे ग्रोथ होती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे ग्रोथ होती है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उससे कैसे ग्रोथ हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, मशीन्स की अच्छी खासी मेंटेनेंस होगी, मशीन्स और नई वाली आएंगी, तो वो मशीन्स और अच्छा प्रोड्यूस करेंगी रादर देन द मशीन्स दैट वर बीइंग यूज्ड अर्लियर, द worn आउट मशीन्स, depreciated मशीन्स। नई मशीन्स, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी उससे इंक्रीज होगी और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, आउटपुट प्रोड्यूस होगा अच्छा खासा, नेशन ग्रो करेगा, है ना। तो वो रेट जिस पे टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो रही है, अब ऐसे फैक्टर्स जिससे वर्कर्स का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, मशीन्स का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, तो वर्कर्स अच्छी खासी स्किल्स इन्हीं कह लो कि अडेप्ट कर पा रहे हैं, जिससे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स, तो इन ये तीन चीजें हैं जो ग्रोथ को डिटरमाइन करती हैं। राइट? चलो नेक्स्ट चीज पे आते हैं। बिजनेस साइकिल क्या होता है, इकोनॉमी शॉर्ट रन में कैसे बिहेव करती हैं। देखो, इकोनॉमी में, अब देखो, आपकी लाइफ को ही ले लेते हैं। आपकी लाइफ हमेशा सिर्फ सेम नहीं रहती ना, आपकी लाइफ में भी तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ऐसे ही एक कंट्री होता है, एक इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी भी हमेशा सेम नहीं रहती, किसी न किसी रीजन की वजह से फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। कभी ग्रोथ हुई, कभी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, कभी बिल्कुल ही गिर गई, कभी बिल्कुल ही चढ़ गई। तो ये जो उतरना चढ़ना, उतरना चढ़ना, उतरना चढ़ना, ठीक है, ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं, जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो ये पैटर्न्स देखे जाते हैं ओवर द टाइम, इकोनॉमीज कम समय में शॉर्ट रन में किस तरीके से बिहेव करती है, इस पैटर्न को बिजनेस साइकिल कहते हैं।
बिजनेस साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। एक फेज में जो मेरी इकोनॉमी होती है बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाती है, मतलब खूब जमकर ग्रोथ हो रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, लोगों के जेब में पैसा जा रहा है, जॉब्स बढ़ रही हैं, एक्सपैंड कर रही है इकोनॉमी। एक आता है कंट्रैक्शन की इकोनॉमी बिल्कुल श्रिंक कर रही है, आउटपुट भी गिर गया, इनकम भी गिर गई, जॉब्स भी गिर गई, लोगों की जेब में पैसा भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई इकोनॉमी। तो ये दो तरीके के, ये अपवर्ड फेज देखा जाता है, ये डाउनवर्ड फेज देखा जाता है। अब बिल्कुल ही डाउनवर्ड फेज एक देखा जाता है कंट्रैक्शन का, अगर मैं लूं जो डाउनवर्ड फेज है उसको हम बिजनेस साइकिल की लैंग्वेज में रिसेशन कहते हैं, बिल्कुल डाउनवर्ड फेज। और रिसेशन को समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर हम रिसेशन को समझेंगे तो हम पॉलिसीज बना सकेंगे इसी रिसेशन को करेक्ट करने के लिए। रिसेशन आया मतलब इकोनॉमी बिल्कुल स्लो डाउन होगी बहुत ज्यादा, अपने जितना इकोनॉमी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है अपने पोटेंशियल के, देखो आप पोटेंशियल यहाँ पे बिलो इट्स पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, जैसे एक आप अपनी एग्जांपल ले लो, आप में बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन जो आप में बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी है आप उसको अच्छे तरीके से भी यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, बहुत स्लोली आप ग्रो कर रहे हो अभी, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्लोली ग्रो कर रहे हो। तो ऐसे इकोनॉमी में भी होता है कि जीडीपी जो है वो फॉल करना शुरू कर देता है, उसको हम रिसेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने इस इशू को पढ़ लिया, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने, वाई इकोनॉमी फ्लक्चुएट हमने बिजनेस साइकिल पढ़ लिया। नाउ वी विल कम टू अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एक ये फिगर कर लेना यहाँ पर, ये अनएम्प्लॉयमेंट में आप आते हैं, देखो अनएम्प्लॉयमेंट में ये फिगर देखो ध्यान से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो, डिप्रेशन के टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना था, फिर ग्रेट डिप्रेशन में इतना चला गया अनएम्प्लॉयड, डिप्रेशन के टाइम पर कुछ ही लोग अनएम्प्लॉयड थे, काम नहीं कर रहे थे, डिप्रेशन के टाइम पर वो और ज्यादा हाइट पे चला गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फिर रिसेशन आया, बिल्कुल स्लो डाउन हो गया, हुआ ग्रोथ लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में हुआ ग्रोथ लेकिन बहुत ही कम रेट पे हो रहा है, रिसेशन रिसेशन उसके बाद यूएस में कम ही रेट पर 2008 में हो रहा था, जीडीपी गिरनी शुरू होगी, बिकॉज अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरेगा, अगर वर्कर्स गिरेंगे, क्योंकि हम जैसे एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी कर रही है, ठीक है टेक्नोलॉजी तो मैटर करती है लेकिन वर्कर भी मैटर करते हैं, वर्कर भी तो काम करेंगे, वर्कर्स नहीं होंगे, वर्कर्स स्किल्ड नहीं होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिसके कारण प्रोडक्शन गिरेगा। तो एक तरीके का डाउनवर्ड फेज देखने को मिला जिसके कारण जीडीपी गिरा, जीडीपी क्यों गिरा, क्योंकि वर्कर्स इतना अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो ऐसे इट मीन्स बहुत ज्यादा कम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है ना, बहुत फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, जिसके कारण डिमांड गिर रहा है। अब वर्कर्स उतने, अब फॉर्म एडवांस हो गई है ना, फॉर्म्स रेनोवेट हो गई है, फॉर्म्स को वो लोग चाहिए जो, जैसे कि सपोज करो कि एग्जांपल ले लेते हैं, डिलॉयट है, डिलॉयट को ऑडिटिंग करने वाले वर्कर चाहिए, लेकिन उस वर्कर को ऑडिटिंग आती नहीं है तो फर्म निकालना शुरू कर देती, वर्कर्स निकालना शुरू कर देती है। या ऐसा हो गया कि जीडीपी फॉल हो गया तो अब फर्म्स को चलाने वाले भी तो लोग ही होंगे ना, उनकी जेब में अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो इस वर्कर को, जिसको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसकी फैक्टर सर्विस के लिए, अब वर्कर जो लेबरर जो होता है दैट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म्स को काम के लिए, अब उसके बदले वर्कर को फैक्टर पेमेंट मिलती है। लेकिन अगर फर्म वालों, कुछ फर्म जो चलाते हैं उनके पास अगर पैसा ही नहीं होगा वर्कर को देने के लिए तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ना, तो फर्म्स भी अपनी कॉस्ट को, जो लेबर लेबर है उसकी कॉस्ट मतलब वेजेस हो गए उसको कट करने की कोशिश करती है, कभी कभार वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया जाता है, हायरिंग नहीं करते हैं, वर्किंग आवर्स घटा दिए जाते हैं, या बिल्कुल, देखो क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि रिसेशन के टाइम पे, है ना, रिसेशन के टाइम पे क्या हुआ कि पैसा नहीं है ना, तो फर्म्स ने क्या किया कि जितना वो पैसे पहले देते थे वर्कर्स को काम के लिए, अब उन्होंने उसी पैसे को कम कर दिया। तो सिचुएशन ही ऐसी है, काम भी चाहिए तो लोग कम पैसे पे काम करना शुरू कर देते हैं, फिर स्लोली स्लोली जब कम पैसे पे काम करेंगे वो प्रोडक्शन बढ़ेगी, ऐसे ऐसे करते करते वो चीज इंप्रूव होती शुरू हो जाएगी, अगर हम इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी छोड़ दें, फ्री मार्केट इकोनॉमी छोड़ दे तो ऐसी चीजें होंगी, है ना, अपने ही दम पर इकोनॉमी वो काम कर रही है। लेकिन यहीं पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम
सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स देखेंगे कि हाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हो रहा है, वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट इंटरवीन करके ये चीज़ चेंज करी। अब इन सभी रीजंस के कारण अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है। रिसेशन के टाइम पर डिमांड फॉल करेगी, अग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी, ओवरऑल लेवल इकोनॉमी के लेवल पर डिमांड फॉल कर रही है। डिमांड फॉल करने की वजह से प्रोडक्शन जो है, जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है पर वर्कर, दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, वो कम हो रहा है। ठीक है, आउटपुट कम होगा तो पैसा जनरेट नहीं होगा, फर्म्स को चलाने वाले भी तो लोग हैं, तो उनके पास भी पैसा नहीं है वर्कर्स को हायर करने का, तो वो कॉस्ट कट करते हैं, इसलिए वो लेबर की डिमांड कम हो रही है, जिसके कारण साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे शो करता है कि कैसे रिसेशंस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आती है। ये पहले ही आपकी बुक में अनएम्प्लॉयमेंट के पैरा के अंडरलाइन है, पहली ही लाइन है कि रिसेशंस आर अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगी। अब एक क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट, देखो, अम, अगर इकोनॉमी अच्छा भी कर रही है तो कई कई बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट तब भी देखने को मिलता है। तो यार इस चीज को आप बहुत सिंपल तरीके से समझो कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है तब भी देर इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपने ये सेंटेंस छोटी अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, अर्लियर क्लासेस में। ठीक है, अब मेरा इकोनॉमी अगर अच्छा भी कर रहा है तो तब भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर चलो इंडिया डेवलप भी कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट है। ये तो नहीं कि सभी के पास काम है, सभी पैसा कमा रहे हैं, नहीं। देर इज जॉबलेस ग्रोथ। कभी कभार क्या होता है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी ग्रो तो करती है, मतलब इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीन्स काम कर रही हैं, लेकिन लोगों को काम करने को नहीं मिल रहा है, उनके पास पैसा नहीं जा रहा है, तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, बिना जॉब के ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमी तो ग्रो करती है लेकिन जॉब्स ग्रो नहीं करती हैं। मतलब ग्रोथ अगर इकोनॉमी में हो रही है तो उसका बेनिफिट हर किसी के पास नहीं पहुंच रहा है, किसी के पास पहुंच रहा है, किसी के पास नहीं पहुंच रहा है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, स्किल्स नहीं है लोगों के पास। डेलॉइट को ऑडिटिंग की स्किल चाहिए लेकिन आपके पास वो स्किल ही नहीं है काम करने को। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, आपको काम पे क्यों ही रखेंगे अगर आपको स्किल नहीं आती उनकी कंपनी में जो यूज होगी। ठीक है, ज्योग्राफिकल मिसमैचेस देयर, वर्कर्स काम ढूंढते ढूंढते डिस्करेज हो जाएंगे, भाई अब तो नहीं मिलेगा काम, बहुत ढूंढ लिया, डिस्करेज हो जाते वर्कर्स। तो इन रीजंस की वजह से भी देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इवन दो द इकोनॉमी इज डूइंग वेल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमने कर लिया, देखो यहाँ पर अब हमने अनएम्प्लॉयमेंट कर लिया है, इकोनॉमी क्यों फ्लक्चुएट करती है हमने कर लिया, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ कर लिया। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि प्राइजेस क्यों राइज होते हैं। प्राइजेस क्यों राइज होते हैं भाई? इन्फ्लेशन बोलते हैं इस कंसेप्ट को, लेकिन क्यों राइज होते हैं? अब इन्फ्लेशन, देखो यहाँ पर देखो, यूएस में पहले डिफ्लेशन था, फिर बढ़ते 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 प्राइसेस कम तो थे, प्राइसेस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तो ये चीज, अब जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में राइज देखने को मिलता है, बढ़ते हैं, जब इंक्रीज देखने को मिलता है, तो उसको हम ओवर द टाइम, क्योंकि इन्फ्लेशन रातों रात जब बढ़ती है उस कंसेप्ट को कुछ और कहते हैं, वील डू दैट लेटर ऑन। अभी ये समझो कि जब ओवर द टाइम गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते हैं, राइज देखने को मिलता है, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ने की जगह फॉल करते हैं तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। और जब दोनों ही चीजें नहीं होती हैं, है ना, बिल्कुल एकदम स्टेबल है, ओवर द लॉन्ग रन एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस जो हैं वो एकदम स्टेबल हैं, तो प्राइस लेवल स्टेबिलिटी कैंसल आउट ही हो गए दोनों के इफेक्ट, दोनों ही नहीं हुए, तो एकदम प्राइस लेवल स्टेबल देखा जाता है कि एक ही प्राइस पे चीजें हो रही हैं। भाई अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं इन्फ्लेशन रेट की, परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिल रहा है एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ओवर द ईयर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मतलब इन्फ्लेशन रेट होता है कि परसेंटेज इंक्रीज, मतलब अगर मैं इसी लेवल ऑफ प्राइसेस ऑन एन एवरेज ओवर द ईयर बढ़े, तो जो उसको अगर मैं परसेंटेज के रूप में देखूं, परसेंटेज इंक्रीज जो देखा गया उसको इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है ऑन एन एवरेज
हर साल 10% से ही प्राइसेस इंक्रीज करेंगे अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं। जैसे कि अगर दूध का पैकेट ऑफ मिल्क 50 रुपीज है इस साल, अगर इन्फ्लेशन होगी 10%, मतलब 50 रुपीज का 10%, दैट इज 5। तो मतलब अगले साल वो पैकेट 50 + 5 55 का मिलेगा। दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन इज। अब जब मैंने आपको बोला था कि ओवर द टाइम जब प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि प्राइस हर दिन हर समय बढ़ रहे हैं, एकदम एक्सट्रीमली हाई लेवल पर पहुंच गए हैं, तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं ऐसी कंडीशन को। प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि मनी अपनी वैल्यू ही लूज कर बैठता है। क्योंकि देखो, अगर आप एक टाइम आज का दिन देख लो, 10 बजे से पहले इन्फ्लेशन नहीं थी। जो मैं 100 रुपए से बहुत सारी चीजें खरीद पा रही थी, लेकिन इन्फ्लेशन आ गई, प्राइसेस बढ़ गए सब। मतलब प्राइसेस, अब जो मेरे को चॉकलेट लेनी थी 50 रुपीज की, वो मैं 100 रुपए के अंदर आराम से आ रही थी, 2 चॉकलेट्स आ रही थी 100 रुपए के अंदर। अरे, अब प्राइस बढ़ गया, 10% से बढ़ गया। उसी 10 बजे के बाद 1 घंटे में ही प्राइस बढ़ गया, उसी दिन में प्राइस बढ़ गया। अब जो 100 रुपए से मैं 2 चॉकलेट्स ले पा रही थी, अब मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उस चॉकलेट खरीदने के लिए। प्राइस बढ़ गया, मेरे वो मनी की वैल्यू ही खत्म हो गई। 100 रुपए से जो मैं 2 चॉकलेट्स ले पा रही थी, अब मैं ले ही नहीं पा रही हूँ, मनी की वैल्यू ही खत्म हो गई, डेप्रिशिएट कर गई मनी की वैल्यू। परचेजिंग पावर जो थी, वो जो 100 रुपए खरीद सकता था, उसकी जो 100 रुपए की परचेजिंग पावर थी, खरीदने की पावर थी, वो खत्म हो गई हाइपर इन्फ्लेशन के कारण। तो हाइपर इन्फ्लेशन में मनी की वैल्यू बहुत जल्दी क्विकली इरोड करती है। नेक्स्ट थिंग, अब हमने इन्फ्लेशन भी कर लिया। देखो, अब हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हम ये भी कर लिया, अब हम करेंगे ये कि ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट होने के कारण हमारी नेशन की इकोनॉमीज कैसे इम्पैक्ट करती है। ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट होना, मैंने आपको बताया था कि ओपन इकोनॉमी होना, इकोनॉमीज के साथ इंटरैक्ट करना, ट्रेड करना, है ना। जब इकोनॉमी ओपन होती है तो हम ट्रेड करते हैं, ये चीज आपको पता है बहुत अच्छे से। जब इकोनॉमी ओपन होती है, ओपन इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी होता है जब हम ट्रेड करते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी होती है जब हम ट्रेड नहीं करते हैं, राइट। तो जब हम ट्रेड कर रहे हैं, जब हम ग्लोबल इकोनॉमी है, मतलब हम नेशंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओपन इकोनॉमी ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनली मतलब हर इकोनॉमी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दैट कम्स डाउन टू द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी। मतलब नेशनल इकोनॉमीज के बीच एक लिंक एस्टैब्लिश हो जाना, एक ओपन इकोनॉमी होना, एक क्लोज्ड इकोनॉमी होना है। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जब हम फाइनेंशियल रिलेशंस या ट्रेडिंग के रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं नेशनल इकोनॉमीज के साथ, अलग अलग, यूएस इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया यूएस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो इकोनॉमी ओपन हो गई। लेकिन वही क्लोज्ड इकोनॉमी, ना इंडिया यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है, ना यूएस इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंटरैक्ट ही नहीं करते वो, है ना। मतलब सपोज करो कि आप और आपका दोस्त है, जब आपके बीच में अच्छी दोस्ती थी, आप एक दूसरे से सामान ले रहे थे, दे रहे थे, आप इंटरैक्ट कर रहे थे, आप ओपन थे एक दूसरे के साथ। लेकिन अब आपकी दोस्ती टूट गई, आप इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, जो लेन देन हो रहा था सामान का वो भी नहीं होगा, तो आप क्लोज हो गए, क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई आपकी, है ना, अगर हम इसको वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें। तो जब इकोनॉमी ओपन या क्लोज होती है तो हम ट्रेडिंग करते हैं। हम ट्रेडिंग में क्या चीज करते हैं? हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी कंट्री में भेजते हैं ताकि उन चीजों को वो खरीद सके, when we produce goods and services and we sell it to the rest of the world, that is imports. And when something is, मतलब the when something like goods and services produced in the rest of the world, बाहर प्रोड्यूस हो रही है वो चीज और हम उसको खरीद रहे हैं, तो उसको एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। मतलब आपकी मार्केट में चाइना का कोम्ब मिल रहा है, चाइना के स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो आपने मंगवाया, दैट इज आपने इंपोर्ट करवाया। आपके इंडिया के कुछ ग्रेन्स हैं, वो यूएस में मिल रहे हैं, मतलब वो यूएस ने इंडिया से मंगवाया, मतलब हमने यूएस को भेजा, मतलब एक्सपोर्ट किया, तो दैट इज द थिंग। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ही हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, बहुत ज्यादा हम कंट्रीज को देना शुरू कर दें, तो वो चीज फ्री में थोड़ी जा रही है, उसके बदले हमें कुछ आ भी तो रहा है ना। हमारे पास इतना ज्यादा सरप्लस आना शुरू हो जाए, पैसा आना शुरू हो जाए,
जब एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक चीज ही तो बढ़ेगी ना। तो एक्सपोर्ट जब एक्सीड कर जाए इंपोर्ट्स को तो उसको ट्रेड सरप्लस कहते हैं, और वही इसकी उल्टी सिचुएशन को, मतलब हम कुछ मंगवा रहे हैं और हमारी इकोनॉमी से पैसा आउटफ्लो कर रहा है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। नेक्स्ट चीज, अब ट्रेड इम्बैलेंसेस क्यों होते हैं ये हम फर्दर चैप्टर्स में करेंगे। बेसिकली बीओपी का कंसेप्ट इसमें आ जाता है जो आप चैप्टर 5 में करोगे। नेक्स्ट इज, देखो अब हमने ये सारे कर लिए, यहां तक कर लिया, लास्ट चीज रह गई ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज दो तरीके की होती है, मैंने आपको बता दिया, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, ये गवर्नमेंट परस्यू करती है ताकि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा जा सके। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। इसको डिटेल में आप आगे पढ़ोगे, लेकिन आप अभी इस चीज को समझिए कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपनी इनकम को और खर्चों को किस तरीके से मैनेज करती है ताकि इकोनॉमी में कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जाए। इकोनॉमी में अगर कुछ चीज खराब जा रही है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ये आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे कि गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या होती है। फॉर नाउ मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट जब खर्चा करती है, गुड्स एंड सर्विसेज खुद परचेज करती है, उसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलते हैं। और गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आता है, जो हम उनको पैसा देते हैं, मतलब टैक्सेस के रूप में, है ना, तो वो चीज इनकम बनती है। अब नॉन टैक्स रिवेन्यू भी होता है, टैक्स रिवेन्यू भी होता है, तो वो सारी चीजें आप कर चुके हो पहले 12th में जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक आती है। सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी की सप्लाई, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करती है ना, तो सेंट्रल बैंक किस तरीके से, अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा हो जाए तो कौन सी ऐसी टूल्स को यूज करती है माने इस पॉलिसी के अंडर कि वो इकोनॉमी में कंट्रोल हो सके चीजें सही टाइम पर, तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। इन चीजों को आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर आपने समझना है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी या छोटी है, या अगर आपने समझना है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, बजट डेफिसिट क्या है, सरप्लसेस क्या है, तो हम सिर्फ अमाउंट को नहीं देखते हैं, हम उनको जीडीपी के रूप में देखते हैं, जीडीपी की परसेंटेज में देखते हैं। अब इसको समझने के लिए एक बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझते हैं। सपोज आपकी इकोनॉमी में 20 लाख करोड़ का खर्चा हुआ, है ना, या आप कह लो कि आपकी इकोनॉमी ने सॉरी, आपकी इकोनॉमी में 100 करोड़ का खर्चा हुआ, उसमें से गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ का खर्चा हुआ, उसमें से गवर्नमेंट ने सिर्फ 20 लाख करोड़ रोड्स पे खर्चा। ऐसे थोड़ी बोलते हो आप, नहीं, आप बोलते हो, हम इसको परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। कुछ भी टर्म है, सरप्लस हुआ, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट हुआ, गवर्नमेंट ने खर्चा किया, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट किया, 100 लाख करोड़ में से गवर्नमेंट ने सिर्फ 10%, मतलब 100 लाख करोड़ हमारा जीडीपी है, उसमें से उस जीडीपी का सिर्फ 10%, दैट इज 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने स्पेंड किया। हम परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं टोटल आउटपुट को। ठीक है, एक्सप्रेस द परसेंटेजेस ऑफ, इन सभी चीजों को हम टोटल आउटपुट की परसेंटेजेस की तरह एक्सप्रेस करते हैं। अब बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इसको ट्विन डेफिसिट्स भी बोला जाता है बिकॉज ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बिकॉज अगर बजट डेफिसिट है, आपने करा था अपनी जूनियर क्लासेस में कि बजट डेफिसिट कब होता है, जब गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा करना शुरू कर देती है, आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं दैन आपकी इनकम से, तो बजट डेफिसिट होता है। अब अगर आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, तो आप बोरोइंग्स करना, लोन लेना शुरू करो, लोगों से बोरो करना शुरू करोगे, जिसके कारण जो है टोटल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। गुड्स इंपोर्ट स्पेशली जो हम करवाते हैं उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू कर जाएगी। इंटरेस्ट रेट्स जिसकी वजह से बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स चीप लगने लगेंगे। देखो अपनी कंट्री में
चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब हम बाहर से ही तो अट्रैक्ट होंगे ना, बाहर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, बाहर से चीज़ें जो आ रही है वो सस्ती मिल रही हैं, इम्पोर्ट्स चीप लग रहे हैं हमें, तो हम इम्पोर्ट ज़्यादा करवाना शुरू कर देंगे, जिसके कारण ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। ट्रेड डेफिसिट तो तब होता है ना, हमने ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट देखा तो ऊपर इंटरनेशनल इकोनॉमी में, जब इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो ट्रेड डेफिसिट, तो ये दोनों चीज़ें क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए इसको ट्विन डेफिसिट भी बोला जाता है। अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को आइसोलेशन में तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो ना, बिल्कुल भी। इसको पूरे एक सिस्टम की तरह पढ़ा जाता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज इंटरकनेक्टेड हैं। एक सेक्टर कितनी सारी चीजों को अफेक्ट करता है। अगर आप एक सेक्टर को बंद कर दोगे, पढ़ोगे ही नहीं, तो आपको पूरा इम्पैक्ट ही नहीं पता चलेगा। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को इन्फ्लेशन में नहीं पढ़ सक आई मीन सॉरी आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं। आपको उसको पूरे सिस्टम की तरह पढ़ना होता है। ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, कि मैक्रो माइक्रो जो है, इसकी जो मैक्रो है, फाइन डिस्टिंक्शन को इग्नोर करता है। मैक्रो में माइक्रो लेवल की चीजें नहीं पढ़ी जाती हैं, क्योंकि मैक्रो तो माइक्रो का अग्रीगेशन हुआ ना, छोटी छोटी चीजों को जोड़कर ही तो बड़ी चीज बनती है, छोटे छोटे इंडिविजुअल्स को जोड़कर ही तो पूरी स्टेट बन रही है, कंट्री बन रही है। तो इसका बेसिक डिफरेंस लेवल ही है कि किस लेवल पर चीज़ों को स्टडी किया जाता है। माइक्रो में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि माइक्रो को छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जाता है, मैक्रो को बड़े लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर स्टडी किया जाता है। और यही मैं अगर माइक्रो लेवल पर इंडिविजुअल यूनिट्स को सम अप कर दूं, तो मेरे पास इकोनॉमी के वाइड टोटल्स आ जाएंगे, इकोनॉमी वाइड टोटल्स आ जाएंगे। अगर मैं हर हाउस होल्ड की पर कैपिटा इनकम को जोड़ दूं कि कितना खर्चा हो रहा है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, क्या चीज हो रही है, सब कुछ कर दो, तो मेरे पास जीडीपी आ जाएगा। तो एक वो इंडिविजुअल यूनिट, वो पर कैपिटा इनकम एक इंडिविजुअल यूनिट है, वही जीडीपी एक इकोनॉमी वाइड टोटल है। अब डिफरेंस समझ आ गया एग्रीगेशन का? तो ये चीज होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। हमने सारा 1.1 समझ लिया है फर्स्ट चैप्टर का। इन द नेक्स्ट वीडियो विल मूव ऑन टू व्हाट मैक्रो इकोनॉमिस्ट, इन सभी चीजों को हमने इश्यूज तो पढ़ लिए कि क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अब इन इश्यूज को देखते हुए मैक्रो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन, बाय बाय।